तो इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इन सब के बीच आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका कहा जाता है और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें जैसे ही आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वहां से इस युद्ध को लेकर क्या मैसेज आएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, इसको लेकर हम विश्लेषण कर रहे हैं। भारत का नजरिया क्या रहेगा ये जानने की कोशिश में बोरा साहब, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि ये तो टेररिस्ट अटैक है। जर्मन चांसलर वहां पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे कहा जा रहा है कि आज वहां पहुंचेंगे, लेकिन भारत ने इसको जिस तरह से नजरिया दिखाया, जैसे ही अटैक हुआ सीधा टेररिस्ट अटैक बोल दिया। एक वक्त था कि हम थोड़े न्यूट्रल रहते थे, ना फिलिस्तीन की तरफ ना इजराइल की तरफ। आज ये थोड़ा अग्रेसिव आपको डिप्लोमेसी लग रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अहम प्रश्न पूछा। यू आर आउटस्टैंडिंग। मुझे ये मालूम नहीं है कि हम न्यूट्रल कब रहते थे। जब से हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है तो बड़ी स्पष्ट रूप से हमारी दोस्ती उनके साथ रही है। आप जानते हैं कि पैलेस्टीन की भी एक एम्बेसी है देश की राजधानी नई दिल्ली में, और उसकी फंडिंग कौन करता है आप खुद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता लग जाएगा। हमेशा हमने ये कहा है कि 2 स्टेट पॉलिसी, पैलेस्टीनियंस को अधिकार है कि उस एरिया में रहें और यहूदियों को अधिकार है उस एरिया में रहें। जन्म मेरा भारत में हुआ लेकिन मैं आज यहूदी हूँ, मैं इजरायली हूँ, जिस पर जो बर्बरता का हमने देखा था सलूक। सर, हम लोग आतंक से सफ़र कर चुके हैं, इसीलिए भारत ने पहली चीज़ कही वी सिंपथाइज विद इजराइल। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, हमने ये कभी नहीं कहा कि सारे पैलेस्टीनियंस को ठोको, हमास को मारो, जितना मार सकते मिटा दो उनको, पूरी दुनिया पर मेहरबानी करो, क्योंकि आज ये इजराइल और हमास का जंग नहीं है सर, ये पूरी दुनिया और आतंक का जंग हो रहा है आज जो हम देख रहे हैं। अब क्या होने वाला है सर? जॉर्डन तो बिल्कुल नहीं लेगा पैलेस्टीनियंस को। उनको याद है 67 वॉर के बाद क्या हुआ था, जब कई लाख घुस गए थे। उस समय शहंशाह ने बोला अरे मेरी जान है, आप लोग आ जाइए। अंदर घुस गए जॉर्डन में, फिर जॉर्डन मोनार्क को बोले तू दफा हो जा, अब हम हुकूमत करेंगे। इजिप्ट के होस्नी मुबारक पर इन्होंने हमला किया था। कोई नहीं पसंद करता इनको सर इन दैट एरिया। सऊदी अरेबिया खामोश बैठा है, यूएई खामोश बैठा है, I2U2 जो आपको मालूम ही है, और फिर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर बन रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो मेरा जो मानना है, हमने बिल्कुल सही कहा है कि यस, टेररिज्म को खत्म कर दो, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन 2 स्टेट पॉलिसी है। शुरू से हमारी ये पॉलिसी। ठीक है नीरज जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तस्वीरें जैसे ही आएंगी दर्शकों को दिखाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, लेकिन ये कितना मतलब मुश्किल होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। जब यूक्रेन गए थे तब तो हमने तस्वीरें देखी थी, बहुत आराम से घूम रहे थे। क्या उतना ही आसान होगा ये दौरा? बिल्कुल नहीं। और क्या क्या तैयारियां होंगी? बिल्कुल नहीं, ये पहले से ही तैयारी, जैसे ही ये 7 अक्टूबर का जो भी अटैक हुआ होगा उसके बाद से, क्योंकि हमने देखा कि विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, वो भी वहाँ पर पहुंचे थे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे वहाँ पे, ऑस्टिन भी पहुंचे वहाँ पर। तो सिक्योरिटी बहुत हाई होगी। हम लोग जानते हैं इजराइल एक अभी तक 7 अक्टूबर से पहले तक दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में अगर किसी देश का नाम लिया जाता था तो वो इजराइल का नाम लिया जाता था। जो उनके जो बॉर्डर मैकेनिज्म है, किस तरह से वो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल्स उन्होंने लगा रखे थे, अपने बॉर्डर पे लगा रखे थे, जिसको हमने फिर लिया, हमने अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर, वो हमने मॉडल वहीं से लिया है कि वो अपने देश में नहीं आने देने देते हैं घुसपैठिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा था आपने कि इंटेलिजेंस फेलियर तो था ही था उनका, कि किस तरह से मोसाद, शिन बेट जो उनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेट, वो क्या कर रही थी, या फिर आईडीएफ क्या कर रही थी। आईडीएफ की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरी चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो एक छोटा सा कंट्री घिरा हुआ है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है, इन सबसे घिरा हुआ। इस सबके बावजूद आईडीएफ क्या कर रही थी, हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन उस सबके बावजूद भी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पहुंच रहे हैं, तेल अवीव पहुंच रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने पूरा इंतजाम किया होगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं, उनके जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, इस रीजन में पहुंचे हुए हैं। इसीलिए पहुंचे हुए हैं कि अगर जरा सी भी कोई हरकत होती है इस रीजन में या फिर जो बाइडेन की सिक्योरिटी में, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर किसी ने ऐसा किया तो। ठीक है सचदेवा साहब, क्योंकि भारत के नजरिए से जैसे हमने कहा कि हमने तो शुरुआत में एक सीधा आ गया था कि ये टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद हमने 2 अपने मिशन है, जो भारतीय वहां फंसे हो तो उनको निकालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अब आगे भारत क्या, मतलब भारत का नजरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे आम लोगों की जिंदगियां भी वहां पे जा रही हैं। नहीं, हमारा नजरिया एक्चुअली दोनों, इनफैक्ट 3, अब 3rd फ्रंट खुल गया, वहाँ जो क्राइसिस हो रहा है। भारत का नजरिया 1, 0 टॉलरेंस फॉर टेरर, and therefore Hamas should be exterminated, निकाल दो, right? Secondly, in parallel, भारत ने दूसरे दिन, क्योंकि अटकलें आने लगी, भारत ने केवल इजराइल का क्या किया, whatever, हमने क्लियर रखा है कंसिस्टेंटली दैट वी सपोर्ट द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस फॉर अ पैलेस्टीनियन स्टेट। वो लॉन्ग टर्म है। दूसरा, पर अब यस यू राइट, अब एक तीसरा एलिमेंट खड़ा हो गया जो ह्यूमैनिटेरियन है, जिसके चलते आई थिंक डेफिनेटली हम भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाने के लिए आई थिंक वील बी अलॉन्ग विद द वर्ल्ड कम्युनिटी, जैसे वो करना चाहे।
दो तीन क्विक पॉइंट्स बाकी डिस्कशन में कि बाइडन इनका मीटिंग नेतन्याहू, देखिए जब दो लीडर्स मिलते हैं और इसमें क्लियर आ रहा है कि एक बाइडन और नेतन्याहू की प्राइवेट मीटिंग होगी वन ऑन वन विदाउट एनी असिस्टेंट्स, उसमें दोनों लीडर्स के पास मौका होता है क्लैरिफाई करना कि किस हद तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बाइडन क्या बताएंगे नेतन्याहू को, कितनी हद तक हम प्रेशर में नहीं आएंगे मानो, और मेन इशू होगा ये जो सिविलियंस की डेथ्स हो रही हैं, कितने 10,000 20,000 30,000 तक हम मैनेज कर लेंगे, पर 30,000 ज़्यादा मत करना, उससे पहले अपना मिशन सॉल्व करो, नहीं तो दुनिया में मुश्किल हो जाएगी। ब्लंट, मैं इतना पैसा तुम्हें दे पाऊंगा, तुम्हें कितना चाहिए, 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन, कितनी डिफेंस चाहिए, इस तरह की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दोनों लीडर्स के बीच में होगी इस मीटिंग में, राइट। उसके बाद डेलीगेशन लेवल सारा टॉक्स एंड ऑल, होस्टेज एंड ऑल। अब जहां तक बात रही गाजा और इस ऑपरेशन की, इजराइल फंस गया है। इजराइल का एक जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि मैं इनको टोटल निकाल दूंगा, वो कभी अचीव हो ही नहीं सकता, राइट। तो पॉइंट इज, बट गुस्सा था इतना, शॉक है जब ऐसा हो तो आप कहोगे बड़ा अटैक हुआ है। हाँ, तो इजराइल को अपनी एक कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं किस सिचुएशन पे अपनी विक्ट्री कोट एंड कोट कह दूं कि भाई ओके मेरा मिशन इतना था, नाउ न्यू नॉर्मल हो जाएगा, हम फिर अब ऐसे करेंगे। तो इजराइल को अपनी गोल पोस्ट शिफ्ट करनी पड़ेगी, नॉट की एंड वाइल कहते रहेगा इन पब्लिक कि हम हमास को पूरा एलिमिनेट कर देंगे, बट फॉर डिस्कशंस विद दीज पार्टनर्स, अमेरिका के साथ खासकर, कि किस पॉइंट पे जाके हम कहेंगे नहीं तो हम दलदल में फंस जाएंगे, जैसे अमेरिका इराक में फंस गया था, राइट, अभी तक है इनफैक्ट, राइट, और बहुत जगह होता है, अफगानिस्तान एंड ऑल। तो इजराइल के लिए, और बाय द वे यस, इजराइल की छवि को झटका पड़ा है, उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी को, जो हमने भी सिस्टम्स लिए हैं, उसकी इजरायली आर्मी को, इनका रिस्पांस टाइम 12 घंटे था। जब अटैक हुआ, जो किबुट्स में कुछ फार्म्स में लोग थे, 12 घंटे तक आईडीएफ नहीं पहुंची। खैर, उसके लिए इजराइल के अंदर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होगी कभी, और उसमें बहुत फ्लॉज निकलेंगी, सबके लिए लर्निंग लेसन्स हैं। तो ये चैलेंज है, इट्स अ ह्यूज चैलेंज, और ये सिविलियन डेथ्स ऐसे चल नहीं पाएंगी लंबा। वर्ल्ड ओपिनियन विल चेंज, और वर्ल्ड ओपिनियन जब चेंज होता है, देखिए अभी सरकारें सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को बिकॉज दे अंडरस्टैंड, बट जब देश के अंदर की अवाम्स, इवन इन अमेरिका और यूरोप, व्हाटएवर जो भी हम कहें, जब वो कहेंगे अपने लीडर से कि इतनी ये किलिंग्स हो रही हैं जो सिविलियंस की, इसे रोको, तो उनकी सरकार पे प्रेशर आएगा, बाइडन पे प्रेशर आएगा, ऑलरेडी आ रहा है, और बाइडन फिर इजराइल पे डालेगा प्रेशर। सो इजराइल के पास वक्त कम है, जितनी तेजी से, जितनी जल्दी से जो कर सकता है कर ले, और अपनी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी किस हिसाब से ढूंढे, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ऐसे। ठीक है, नहीं देखना यही है कि इजराइल आगे कदम क्या उठाता है। तैयब साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बड़े आम आदमी के नजरिए से बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा। जब इस तरह से युद्ध चल रहा हो दो देशों के बीच या दो ग्रुप के बीच, और कोई राष्ट्र अध्यक्ष वहां पे पहुंचता है, तो सिक्योरिटी बहुत हाई होगी, लेकिन क्या एक बहादुरी का मैसेज माना जाता है? और कोई गुस्ताखी हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पहुंचेंगे तो कर सकता है कोई? देखो, करने को तो, करने की सोच तो सकते हैं, लेकिन करने के लिए बहुत बड़ी काबिलियत चाहिए, और ये काबिलियत टू टारगेट द प्रिंसिपल लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन इजराइल, आई थिंक इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ हमास एंड ईरान एज ऑन डेट। क्योंकि पहले तो ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें फोन पे भी हो सकती थी। फिजिकल प्रेजेंस is a great indication of support to the Israel cause के लिए from अमेरिका की तरफ। लेकिन ये तो जब जो बाइडेन एक बिल्कुल शांत प्रिय देश में G20 के समिट में आए थे, तब उनके लिए कितनी फ्लाइट्स आई थी फॉर उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट जोन में एंटर कर रहे हैं, तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि this security will be 100% and they will ensure it is full proof. It is full proof कि इतनी full proof होगी कि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अमेरिका का हस्तक्षेप जो हो रहा है और जो लीडरशिप को वो सपोर्ट देने आ रहे हैं, एक ये विजिबल सपोर्ट है, लेकिन जो इनविजिबल सपोर्ट है, आपको ये भी याद रखना है कि जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, ओनली पीपल जो बैंक को हंसते हुए जा रहे हैं वो है अमेरिका की डिफेंस कंपनीज। उनका एक्सपोर्ट एक साल में $50 बिलियन बढ़ गया है, 103 बिलियन से 153 बिलियन डॉलर्स। तो वो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है अमेरिका की, दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक्स। और वो तो चाहते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं होते रहे ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन
जो अगला जो प्रश्न होता है कि भी इजराइल के लिए जो एग्जिट स्ट्रेटजी है अभी तो बड़ा शुरू में बड़ा नोबल कॉज होता है, बड़ा एम बड़ा ऊंचा होता है कि भाई हमास को नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन ये ग्राउंड ऑफेंसिव में जब भी वो शुरू होगा और जाएंगे, ये आपको एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये बहुत बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, और फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, ओपन स्पेसिस में, डेजर्ट्स में लड़ाई लड़ने का अलग तरीका होता है, और इन बिल्ट अप एरिया जहाँ की पॉपुलेशन आबादी है, बिल्डिंगें चारों तरफ है, वो उसकी टैक्टिस बिल्कुल ही अलग होती हैं। और उसके अंदर जो ऑफेंस ठीक है, जो डिफेंडर होता है उसको टेरेन की और पॉपुलेशन की एडवांटेज होती है। तो इसके अंदर इजराइल को जब भी ये ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, इनको भी ज्यादा कैजुअलिटीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। नैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जिस तरह से कह रहे हैं कि ये तो कोई शक नहीं थी कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस के मामले में, लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुश्किलें तो आ रही हैं, इजराइल को हमास से लड़ने से मुश्किलें तो आ रही हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन से हथियार हैं जो अमेरिका से इजराइल कह सकता है कि नहीं, हमें ये बहुत इमरजेंसी लेवल पे चाहिए, ये मदद चाहिए हमें? सबसे मेन प्रॉब्लम होने जा रही है कि जो टनल्स बन रही हैं, टनल्स को डील करना है इनके लिए बहुत जरूरी। दूसरा, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर, ज्यादातर जो अभी इंटेलिजेंस से निकल के आ रहा है कि इनके हेडक्वार्टर से लेके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इन लोकेशंस पे हैं। तो लाजिम सी बात है कि ये लोग सबसे पहले उनको ध्वस्त करना चाहेंगे ताकि इन लोग को टनल्स में जो है बंद कर दिया जाए या ब्लॉकेज कर दिया जाए। तीसरा, इन टनल्स के अंदर ऑपरेट करने के लिए इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत है। 30 मीटर नीचे की कोई टनल्स जो है उसके अंदर बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है मूवमेंट करने के लिए या वहां जिंदा रहने के लिए। तो कितने दिनों तक का इन्होंने सामान अपना रखा हुआ है, इसलिए ब्लॉकेड वगैरह सब लगाया गया ताकि खाने से लेकर के तेल से लेकर हर चीज, एनर्जी तक वहां पर जो है कैसे इनकी एग्जॉस्ट की जाए। और शायद यही कारण है कि थोड़ा वेट किया जा रहा है अगर कोई ऑफेंसिव होना भी है ग्राउंड के ऊपर। तो मैं अपनी दूसरी बात पे यहाँ पे आना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। देखिए, इसके अंदर इजराइल अगर ये नहीं चाहता कि ईरान की जो मंशा थी कि सबको लामबंद करके अभी जो इजराइल के ऊपर अटैक होना था ध्वस्त किया, इनको एक सक्सेसफुल अटैक कर दिया हमास ने, अब हमास को राजी कर लो भाई, इनके जो है बंधक वापस कर दो और मामला रफा दफा कर दो। इजराइल ये बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तब तो इजराइल ने अटैक किया होगा अस्पताल के ऊपर कि भाई ये संधि नहीं होनी चाहिए। और रही बात दूसरा कि अगर आपको लग रहा हो कि अगर ये दूसरी सिचुएशन बन रही हो कि इजराइल जो है वो आगे एक्शन करेगा, लेकिन साथ ही साथ में बंदूकों की बातचीत जो है इजिप्ट और जॉर्डन मिलकर के चुपचाप से हमास से करवा के वो भी निकाल लिए जाएंगे, ये ईरान को पसंद नहीं आएगा। देखिए, कल जियोपॉलिटिकली दो चीज और हुई है रात। पहली बात तो यह कि यूएई ने और रशिया ने यूनाइटेड नेशन की स्पेशल मीटिंग बुलाई है सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अंदर तो 2 मीटिंग्स होनी है आज। अब गोरा साहब को ज्यादा पता होगा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वहां 2 मीटिंग होनी है। पहली मीटिंग के अंदर जो ड्राफ्ट आया था रशिया की तरफ से, उसमें हमास के अटैक के बारे में जिक्र नहीं हुआ, जो कि यूएसए ने जो रिजेक्ट कर दिया। फिर शायद इनके डिप्लोमेट्स का आपस में मिलकर के एक ड्राफ्ट बना है जिसमें यह भी आगे आया है कि हमास ने दरिंदों वाला अटैक किया और अभी जो है पैलेस्टाइनियों के ऊपर जो ये ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इस मीटिंग के अंदर अब देखिए 9 देशों का कम से कम थप्पा लगना बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में प्लस 5 आपके वो परमानेंट 5 तो बैठे ही हुए हैं। तो क्या आगे निकल के आएगा वो अभी सामने आना बाकी है, अभी थोड़ी देर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो है जो इजराइल के अंदर जो बाइडेन आ रहे हैं और जो आकर के वो अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका जो है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउस, सीनेट से लेके हाउस ऑफ कॉमन्स से लेके उसके अंदर चाहे डेमोक्रेट्स है चाहे रिपब्लिकन्स है, हालांकि उनके कुछ कांग्रेसमैन के अंदर डिफरेंसेस थे, लेकिन इजराइल के साथ खड़ा होने के लिए कल हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर से टोटल डिक्लेरेशन हो गई है कि हर हालत में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ठीक है, वोरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम अपने भारत से इसे देख रहे हैं, तो बड़ा सवाल सा आता है कि क्या ये जमीन की लड़ाई है, क्या ये सांप्रदायिक लड़ाई है, या फिर ये जैसे कहते हैं कि दुनिया में जहां भी लड़ाई होती है कोई तीसरा मुल्क उसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि आप वहां रहे हैं। ये जो युद्ध है ये कब रुकेगा? फिलिस्तीन, इजराइल, कई दशक आ गए, कई निकल गए, लेकिन वहां शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अभी भी। 3 तो पहले युद्ध हो चुके हैं। शुरुआत हुई थी 48 में जब अरब देशों ने इजराइल को ख़त्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो यूएन का रेजोल्यूशन था कि ये हिस्सा पैलेस्टीनियंस का, ये यहूदियों का, यहूदियों ने स्वीकार किया, पैलेस्टीनियंस ने नहीं किया। फिर 6 डे वॉर आप भी जानते हैं, और फिर 73 की योम किपुर वॉर आप ये जानते हैं।
मुझे अभी तक सर, भले ही मैं कई साल उस एरिया में रहा हूं, मुझे अभी तक नहीं मालूम कि ये जमीन धरती का जंग है या फिर धर्म का जंग है। और ये जो बात करते हैं, जो आपने देखा था किस तरह से, मैं एक बाप हूं सर, मैंने देखा था किस तरह से शव के साथ लड़की के बलात्कार किया जा रहा, डेड बॉडी, और ऊपर से चिल्ला रहे थे अल्लाहू अकबर। ये धर्म है इन लोगों का? आई एम सॉरी, ये धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये धर्म का युद्ध है तो फिर जिहाद कहां से बीच में ले आए? बिकॉज जिहाद इज नाहिलिज्म, जिहाद कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है। तो इस समय इजराइल लड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए, और हमास लड़ रहा है कि पैलेस्टाइन इशू को दुनिया भूल ना जाए। लेकिन सोल्यूशन इसका वही है जो 1947 में किया गया था, 2 स्टेट्स, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। और जो सिविलियंस हैं जिन्होंने हमास को इलेक्ट किया था, जी। और जब से वो इलेक्ट हुआ उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुई उस एरिया में, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि सिविलियंस को अब बहुत जरूरी है सर कहना, इनफ, हमास गेट आउट, लीव अस अलोन। जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाएंगे, वो आपको मारेंगे, नहीं तो इजरायली आपको मारेंगे। फैसला आपको करना। मैं छोटे छोटे 10 सेकंड के आपसे अब समझना चाहूंगा, क्या मैसेज आज नीरज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाएगा यहां से? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का साफ तौर से यही कहना होगा कि आप जो है लड़ाई लड़ते रहें, अपने ऑपरेशंस करते रहें, लेकिन आपने जिस तरह से सीज कर रखा है गाजा पट्टी को और एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करें। या श्योर, ह्यूमैनिटेरियन एड को कंटिन्यू रहना चाहिए, इसराइल के साथ खड़े हैं हम, और पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेकर डिस्कशंस करी जाएंगी, या ये मैसेज रहेंगे बाइडेन की मीटिंग के, एंड स्टैंडिंग विद इसराइल डेफिनेटली यस। ठीक है, दैया साहब आप क्लोजिंग कमेंट। देखो, इस समय जो बाइडेन साहब की विजिट है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल 100% सपोर्ट, फिजिकल प्रेजेंस दे के एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, डैन साहब आखिर में अगला काम उनका होगा कि इस इजरायली रिस्पांस को कैलिब्रेट करना, ठीक है, कैलिब्रेट करना, ताकि इसकी इतना जल्दी कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है। दे विल बी लुकिंग एट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस विल आल्सो कम, बट इन ए लेटर टाइम फ्रेम। ठीक है, डैन साहब। देखिए, जो सभी पैनलिस्ट ने अभी दिया है, उसके अलावा अमेरिका का यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है ईरान को कि आपके जो प्यादे हैं, हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, जो भी कुछ हो, आप यहाँ पे अगर कुछ एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करोगे तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इजराइल पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें कितनी अहम होगी इस युद्ध के नजरिए से, अंजाम क्या होगा इस युद्ध का इस मुलाकात के बाद, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।